अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट है सितंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। मुझे याद है बचपन में काफ़ी हम जोशीले हुआ करते थे, एंथुजियास्टिक हुआ करते थे इस दिन के, एंड ये काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। तो आई होप वो एनर्जी अभी भी आप सब में ज़िंदा हो। बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम टीचर्स डे मनाते हैं। देखिए, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो एक इंडियन फिलोसोफर थे, एकेडमिक थे एंड स्टेटमैन थे। इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वो रह चुके हैं एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रह चुके हैं। तो काफ़ी एक फेमस पर्सनैलिटी हुआ करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में ये लेक्चर देने जाया करते थे, तो काफ़ी एक रेप्यूटेटेड थे इंडियन पर्सनैलिटीज़ में। इनको काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं, तो जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जिसे नाइटवुड का इन्हें अवार्ड दिया गया था 1931 में। भारत रत्न इन्हें मिल चुका है 1954 में। ब्रिटिश रॉयल ऑफ ऑर्डर मेरिट 1963 में इन्हें मिल चुका है। एंड टेम्पलेशन प्राइज़ 1975 में इन्हें मिल चुका है। टेम्पलेशन प्राइज़ दिया जाता है जो ज़्यादा दान के काम करता है, लाइक फिलान्थ्रोपिस्ट जो होते हैं उनको दिया जाता है टेम्पलेशन प्राइज़ 1975 में। हर साल सितंबर 5 को हम ये डे मनाते हैं एज ए टीचर्स डे। उनका जन्मदिन था जो 1962 से हम ये मनाते आ रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो इकलौते अभी तक के ऐसे प्रेसिडेंट हैं इंडिया में जो कि रिपब्लिक डे परेड के दिन शामिल नहीं हो पाए थे बिकॉज ऑफ देयर इल हेल्थ। कुछ बुक्स उनकी जो फेमस बुक्स हैं वो एक बार देख लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन रेज हो सकता है। द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन, सोसाइटी एंड बाकी ये अदर बुक्स। तो एक बार आप बुक्स पे भी नज़र मार लीजिए बिकॉज क्वेश्चन बन सकता है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर ही लेते होंगे, तो इतना कुछ ऐसा है नहीं स्क्रीनशॉट लेने का। आप नॉर्मली टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़, पहली न्यूज़ जो आई है, केरला ने टॉप किया है चिल्ड्रन केयर में। अब टॉप किया है तो कोई रिपोर्ट भी आई होगी, तो रिपोर्ट की बात करते हैं। देखिए, एक एनजीओ है मोबाइल क्रैचेज़, ये नेम है एनजीओ का। उसने एक एनजीओ की एक रिपोर्ट आती है, एक दूसरा एनजीओ है 50 साल पुराना एनजीओ है जो कि एक रिपोर्ट निकालता है स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड। उस रिपोर्ट का ही एक छोटा सा पार्ट निकाला है मोबाइल क्रैचेज़ ने। एंड इस मोबाइल क्रैचेज़ जो एनजीओ है उसने इस रिपोर्ट में ये मेंशन किया है कि कौन से स्टेट्स में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, प्राइमरी स्कूल का लेवल है, वो कैसा है। तो उस हिसाब से रैंकिंग की गई है स्टेट्स की, और उसमें केरला टॉप पे आया है। ये लिस्ट है, केरला टॉप पे है स्कोर में, एंड गोवा सेकंड नंबर पे, त्रिपुरा थर्ड, तमिलनाडु फोर्थ एंड मिज़ोरम फिफ्थ। बिहार लास्ट से टॉप में आया है, मतलब सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग है। इट मीन्स यहाँ पे जो एक चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, प्रोग्रेस कम है, प्राइमरी स्कूल का लेवल काफ़ी कम है। तो बिहार वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है एंड केरला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट का नेम जो याद रखिएगा, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड्स रिपोर्ट है। मोबाइल क्रैचेज़ एनजीओ का नेम है। एक रिपोर्ट और निकाली गई है यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स के नेम से। इस इंडेक्स में क्या बताया गया है कि इन्वायरमेंट और पॉलिसीज़ कैसे करके बच्चों की वेलबींग पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो उस रिपोर्ट के अंतर्गत केरला सबसे टॉप पे आया है, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल ये टॉप 5 की पोजीशन है यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स के अंदर। ओके, एंड यंग चाइल्ड रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आई हैं। केरला तो दोनों में ही टॉप है, तो बस अब केरला का नाम तो ज़रूर याद रखिएगा। यंग चाइल्ड से कुछ भी आए, केरला टॉप पे है तो वो याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, नेशनल एक न्यूज़ आई है जिसमें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हुई है। यहाँ पे ये मेंशन है, राजस्थान की ये न्यूज़ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फूड की सप्लाई है वो इंश्योर की जा रही है नए इनोवेटिव तरीके से। तो जो ये इनोवेटिव तरीका है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही आ जाता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सबसे पहले याद होना चाहिए कब आया था, 2013 में ही आया था। एंड ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए, ह्यूमन लाइफ साइकिल में न्यूट्रिशन एंड फूड की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसको प्रोवाइड करना, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ह्यूमन लाइफ में, यही इसका ऑब्जेक्टिव है।
इस एक्ट के अंतर्गत 75% रूरल पॉपुलेशन को और 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड फूड देने का प्रावधान है, जो कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो राजस्थान में जो हो रहा है वो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत ही हो रहा है। इसके अंतर्गत 5 किलो चावल देने का प्रावधान है पर पर्सन को। तो ये उतना इम्पोर्टेंट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस आप ये याद रख लीजिए कि 75% रूरल पॉपुलेशन एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन, ये ऐसे राइटिंग में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि सब्सिडाइज फूड इतना दिया जाता है, अर्बन में 50, रूरल में 75। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर फूड सप्लाई नहीं हो पाई किसी वजह से, फूड ग्रेन और जो मील्स है वो सप्लाई नहीं हो पाई, तो जो बेनिफिशरीज़ हैं, मतलब जिनको मिलना चाहिए था, उनको फूड सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये इसका एक पॉइंट है कि फूड सिक्योरिटी अलाउंस मिलना है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, एक ये न्यूज़ है जिसमें एक एक्ट की बात हुई है। NDPS, कोई कन्नड़ एक्टर हैं जिनका फ्लैट सर्च किया गया और उसके बाद उन्हें NDPS एक्ट के तहत काफ़ी सारे चार्जेस लगाए गए। तो NDPS एक्ट क्या है? नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। कब आया था? 1985 में आया था। ध्यान दीजिएगा कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होती है NCB, वो भी इस एक्ट के अंदर ही बनी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब बनी थी? अगले साल, जैसे 1985 में ये आया एंड 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बन गई थी। तो जो ये एक्ट है ये क्या करता है? इस एक्ट का जो काम है, ये किसी भी पर्सन को प्रोड्यूस करने, मैन्युफैक्चर करने, कल्टीवेट करने, पोजेस, सेल, परचेज, मतलब जितना भी एक ड्रग के साथ किया जा सकता है उससे रोकता है। और ये इंडिया के पर्सन्स के लिए तो है ही, साथ में अगर कोई इंडिया का जो सिटीज़न है वो इंडिया के बाहर रह रहा है उस पर भी अप्लाई होगा, और अगर कोई शिप या एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में उस पर भी अप्लाई होगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि ये काफ़ी वाइड एरिया कवर किया हुआ है इस एक्ट ने। इस एक्ट के अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्टैब्लिश हुई थी 1986 में। तीन कुछ जो पनिशमेंट्स हैं वो 3 भागों में डिवाइड है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार छोटा सा देख लेते हैं। देखिए, एक तो स्मॉल क्वांटिटी ड्रग के लिए एक पनिशमेंट है, एक लेसर देन कॉमर्शियल क्वांटिटी बट हायर देन स्मॉल क्वांटिटी के लिए है, और एक कॉमर्शियल क्वांटिटी के लिए, यानी 3 टाइप्स में इसमें पनिशमेंट दी जा सकती है। और जो ये क्वांटिटीज़ है ये प्री डिफाइंड है, जैसे स्मॉलर क्वांटिटी मींस 2 ग्राम या 2 ग्राम से कम को स्मॉलर क्वांटिटी, फिर 4 ग्राम से ऊपर कॉमर्शियल क्वांटिटी। तो अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग क्वांटिटीज डिफाइंड है लिस्ट में, वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये ध्यान रख लीजिए कि 3 क्वांटिटीज़ में 3 टाइप्स में पनिशमेंट दी जा सकती है, 3 वेरिएंट्स में पनिशमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ फिर से एक्स ग्रेशिया न्यूज़ में है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, अब तो आपको याद हो गया होगा। एक्स ग्रेशिया एक ऐसा पेमेंट होती है जिसको कि गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लायबल नहीं होता है देने के, मींस वो अपने वॉलंटरी किसी पेमेंट को देता है। अब जैसे कहीं पे कोई आपदा होती है और वहाँ पे कुछ नुकसान होता है, जान माल का खतरा होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो गवर्नमेंट कुछ पैसे देती है, जैसे 15 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ एज़ पर गवर्नमेंट। तो वो काउंट होता है एक्स ग्रेशिया में। वो गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था वहाँ पे पैसे देना, बट वो एज ए वॉलंटरी दे रही है टू हेल्प, तो वो चीज़ एक्स ग्रेशिया के अंदर होगा। वॉलंटरी कंसिडर किया जा सकता है, वॉलंटरी कंसिडर किया जाता है। एंड कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है, किसी भी चीज़ में दे सकती है, डैमेज में दे सकती है, कोई और चीज़ हो वो दे सकती है, बट लायबल नहीं होती है। बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि लायबल नहीं होती है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, ये एक कल न्यूज़ में भी आया था, एक श्रीलंका के कोस्ट के पास इंडियन ऑयल का कुछ क्रूड ऑयल आ रहा था और उसमें सडनली आग लग गई। तो एक हादसा ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं, बट होते होते टल गया। तो यहाँ पे जो ये आप ये देख रहे हैं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है जो कि इस आग को बुझाने का ट्राई कर रहा है, इमेज में दिख रहा है। तो इस शिप का नाम हमें पता होना चाहिए जिस पर आग लगे। शिप का नेम है MT न्यू डायमंड। एंड जो ये शिप है इंडियन कोस्ट गार्ड का, ये क्यों बुझा रहा है इसको? देखिए, एक इंटर गवर्नमेंटल एक ट्रीटी, एक प्रोग्राम साइन हुआ है कुछ कंट्रीज़ के बीच में। उस प्रोग्राम का नाम है साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नाम याद रखिएगा, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब साउथ एशिया आ गया है तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसमें? अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स,
नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये जो कंट्रीज़ हैं 8 कंट्रीज़, ये 8 कंट्रीज़ इस प्रोग्राम के अंतर्गत है। और इनका काम क्या है, इन 8 कंट्रीज़ के बीच में एक ऐसा पैक्ट साइन हुआ है कि ये सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर कोई ऐसी आपदा हो जाए, इन्वायरमेंट से संबंधित आपदा हो जाए, आसपास में कोई मैनेजमेंट का काम हो, एंड इस चीज़ में ये सपोर्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों में। तो यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू, इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया कोस्ट गार्ड का ये यहाँ पे शिप गया है और ये इसको बुझाने का प्रिपेयर कर रहा है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1982 में ये प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ था, साउथ एशिया कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम। शिप का नेम भी इंपॉर्टेंट है, MT न्यू डायमंड। नेक्स्ट न्यूज़, काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? जैसे ही काजीरंगा नेशनल पार्क आप पढ़े, माइंड में कुछ पॉइंट आ जाने चाहिए, जैसे 1 हॉर्न राइनो, वाइल्ड वाटर बफेलो। ये 2 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद आ जाना चाहिए। कहाँ पे है? आसाम, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम नेशनल पार्क है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बिकॉज यहाँ पे 1 हॉर्न राइनो मिलता है। टाइगर रिजर्व 2006 में ये बन गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस ये याद रखिए। और हाँ, 1 हॉर्न जो राइनोसोरस है वो IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल की कैटेगरी में है, ठीक है, वनरेबल है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़, स्टूडेंट्स पेरेंट बिकम क्लासमेट इन MP। क्लासमेट कैसे बन सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश ने जुलाई में के टाइम पे ये स्कीम स्टार्ट करी थी और स्कीम का नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि इस घर के अंदर ही स्कूल जैसा माहौल दिया जाएगा पढ़ाने में। तो वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, जो कोई अगर अध्यापक आ रहा है या सुन रहा है रेडियो के माध्यम से बच्चे, तो वो एक माहौल ऐसे स्कूल का माहौल दिया जा रहा है घर में। तो वो जो ये स्कीम है ये कहाँ लॉन्च हुई थी ये पता होना चाहिए पहले। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था और इस स्कीम के अंतर्गत स्कूल बेल रिंग होगी, टीचर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे स्कूल बेल में। मतलब जैसा एक स्कूल में होता है कि बेल रिंग होती है, फिर क्लासेस लगती हैं 1-1 घंटे की, तो वो सारी चीज़ होगी। 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी 10 बजे से सुबह 1 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे पूरा स्केड्यूल चलेगा पढ़ाई का। सैटरडे को जैसे योगा, राइटिंग या स्टोरीज सुनाई जाएंगी और लास्ट में फीडबैक लिया जाएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है वो ये कि कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हमारा घर हमारा विद्यालय, और ये काइंड ऑफ ए स्कूल बन रहा है घर में। नेक्स्ट न्यूज़, ग्रीस एंड टर्की के बीच में जो अभी टेंशन चल रही है मेडिटेरियन सी के पास में, तो उसमें नाटो इन्वॉल्व हो रहा था, बट ग्रीस ने मना कर दिया कि नाटो के मीडिएटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी विल सॉल्व दिस। तो नाटो के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब जैसे नॉर्थ अटलांटिक आ गया है तो अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो नॉर्थ के एरिया की तो होगी। तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोपियन की 30 कंट्रीज़ टोटल मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं नाटो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक मिलिट्री अलाइंस है, ये मत भूलिएगा, ये एक मिलिट्री अलाइंस है इन 30 कंट्रियों के बीच में। 30 कंट्री का नेम याद रखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ है उनके नेम हमें पता होना चाहिए। 30 कंट्रीज़ का नेम तो ऐसे कोई पूछेगा नहीं। फाउंड कब हुई थी? 1949 में हुई थी वाशिंगटन DC में, और हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश एंड फ्रेंच। कंट्रीज़ देख लेते हैं नाटो के अंदर कौन कौन सी हैं। देखिए, नाटो क्या करता है कि ये ना कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कुछ मेंबर स्टेट्स बना लेता है, मींस कुछ और काम के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मिलिट्री अलाइंस के लिए ही किसी और कंट्रीज़ के साथ ज्वाइन हो। मिलिट्री अलाइंस तो इन 30 कंट्री के बीच में, बट कुछ और टाइप के कोई ट्रीटी हो, कोई और एग्रीमेंट हो तो अदर कंट्रीज़ के साथ भी नाटो कंबाइन होता रहता है, उनको भी देखते हैं। देखिए, ये जो नाटो के मेंबर्स हैं ये रहे 30 मेंबर्स नाटो के, जिसमें आपको बस US, UK ये याद रख लीजिए, टर्की है, ग्रीस है। अब ग्रीस एंड टर्की इसके मेंबर हैं, और ग्रीस एंड टर्की के बीच में अभी मेडिटेरियन सी में विवाद चल रहा है। तो नाटो के
तो ग्रीस ने मना कर दिया कि आप बीच में मत बोलिए, हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इस ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या ग्रीस ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कौन सा नाटो का मेंबर है। अब 30 में से तो आप कितने याद रख सकते हैं, 15-20 याद रखते हैं, चलो 30 भी कोई याद रख ले, लेकिन एक थोड़ा टफ काम हो जाएगा 30 याद रखना। तो अब ग्रीस एंड टर्की क्वेश्चन क्यों बन सकता है, क्योंकि ग्रीस एंड टर्की अभी न्यूज़ में चल रहा है, उनके बीच में विवाद है। तो नाटो के मेंबर्स में एक ऑप्शन डाल देगा ग्रीस और बाकी 3 हटा देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ग्रीस, टर्की, यूके, यूएसए ये है। फ्रांस है क्योंकि फ्रेंच एक उसकी लैंग्वेज है, ये याद होना चाहिए। फ्रांस के साथ स्पेन भी याद कर लीजिए। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ऐसे याद करना है। अब मेंबरशिप एक्शन प्लान जो नाटो का है वो इसके साथ किस कंट्रीज़ के साथ है, बोरिस हर्जिया के साथ, ठीक है। ऐसे ही अदर चीज़ें भी नाटो ने की है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। जैसे पार्टनरशिप फॉर पीस एक नाटो ने इस्टेब्लिश किया है। ये ऑरेंज में जो जो कंट्रीज़ दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी पार्टनरशिप ऑफ पीस में है। जैसे यहाँ पे रशिया है, किर्गिस्तान है, ये पूरा ये वाला एरिया जो है यूएसएसआर वाला एरिया, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है पार्टनरशिप ऑफ पीस में। एक चीज़ आप नोटिस कीजिए कि इंडिया नाटो के किसी भी मेंबर स्टेट में काउंट नहीं होता है। चाहे आप ग्लोबल पार्टनर की बात करते हैं, ग्लोबल पार्टनर में यहाँ तक कि पाकिस्तान भी है, बट इंडिया नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। आज के लिए इतना ही था डिस्कशन में। कल मिलते हैं आपसे अब सुबह, एंड तब तक के लिए, हाँ कल संडे है तो कल वीकली करंट अफेयर आएगा, एंड आप हमारे वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल वीकली करंट अफेयर में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ प्लीज़ इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कीजिए। एसएससी और आरआरबी के जो स्टूडेंट के लिए हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ट्वीट कीजिए। ऐसे मत गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना है। एसएससी का जो एक पूरी प्रक्रिया है उसे हमें सुचारू रूप से लेके आना है। उसका एक प्रॉपर ढांचा होना चाहिए, एग्ज़ाम इतना लेट नहीं होना चाहिए। हम लोग खुद इसमें हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट की, तो आप लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लीजिए, क्योंकि अगर ये अभी नहीं बोला गया तो फिर ये कभी नहीं हो पाएगा। और बाकी आप लोग समझदार तो है ही।